तो हेलो एवरीवन, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे पैथोलॉजी के उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखो, पहले हम समझेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है हमारा फोर्थ सेम में, वो रहता है हमारा, उसमें से जो सब्जेक्ट होते हैं वो अपने रहते हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, पैथो, जेनेटिक, है ना। एक जो मतलब एक चीज़ होता है और दूसरा रहता है एमएसएन का। ठीक है। तो देखो, जो रहता है अपना, जो फर्स्ट जो रहता है पेपर अपना, वो रहता है फार्मा प्लस पैथो प्लस जेनेटिक। ठीक है। जो सेकंड रहता है वो रहता है अपना एएचएन या एमएसएन। ठीक है। एएचएन सेकंड का। ये तो हमारा हो गया, मतलब कि जो अपना जो है फोर्थ सेम का। ठीक है ना। ये फोर्थ सेम में जो एग्जाम होता है वो है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे क्वेश्चंस पैटर्न कैसे क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस टॉपिक्स की चैप्टर वाइज। ठीक है। तो देखो, अगर हम पहले इसमें बात करेंगे जैसे कि कितने कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना। तो हम मार्क्स की बात करेंगे इसमें, जो मार्क्स कितने का रहता है। ठीक है। तो देखो, जो फार्मा रहती है अपनी, वो रहती है अपनी 38 मार्क्स की। ठीक है। और जो पैथो रहती है 25 की। ठीक है ना। और उसके बाद जो अपना आता है जो जेनेटिक है, वो है 12 मार्क्स की। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे, जो फार्मा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइडेड है। पैथो है, वो भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। इसका तो एक ही पार्ट है। ठीक है ना। इसका मतलब दो पार्ट नहीं है इसका। ठीक है ना। तो मैं एक साथ ही सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, जो चीज़ें हैं। ठीक है। और देखो, अब होता क्या है यहाँ पे कि जो जो यूनिट्स हैं इसमें, मतलब कि जैसे कि जो इसमें चैप्टर्स जो होते हैं, कितने होते हैं टोटल। देखो, फार्मा में जो है अपना जो, तो 5 यूनिट है इसमें, है ना, जो कंप्लीट है 5 यूनिट्स में। और उसके बाद जेनेटिक है, वो भी अपनी 5 यूनिट है इसकी भी। ठीक है। और इसकी जो क्या बोलते हैं, जो फार्माकोलॉजी है, वो अपनी 16 यूनिट है। ठीक है ना। तो ये 16 यूनिट में ख़त्म है। ठीक है। अब देखो, ये अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो देखो, हम जो डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो हम करेंगे पैथो का। ठीक है ना। कि पैथो मतलब कि जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, जिसको हम पढ़ के मतलब अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। कम टाइम में। देखो, अब हम जो मतलब टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक हैं, वो हम यूनिट वाइज करेंगे। ठीक है ना। जो चैप्टर हैं यूनिट वाइज। ठीक है ना। यूनिट वाइज। ओके। विद सिलेबस। ठीक है ना। तो देखो, हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी फर्स्ट का। ठीक है। जो मतलब फर्स्ट चैप्टर है अपना, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है ना। देखो, ये मैं बुक के सिलेबस से करा रहा हूँ, क्योंकि बुक का सिलेबस भी बिल्कुल सेम टू सेम है इस बुक का, है ना। देखो, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जो सिलेबस होता है अपना आईएनसी के अप्रूव्ड वाला। ठीक है। देखो, जो सिलेबस है ना, मतलब जो अपना पैथो का है, देखो इसमें भी वही सिलेबस है, इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है। ठीक है ना। उसके बाद जो मतलब टर्म्स दे रखी हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी, सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन वगैरह, है ना, वुंड हीलिंग, है ना, और डिस्टर्बेंस, बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एडेमा, है ना। तो सारी चीज़ वही दे रखी है इसमें भी। तो देखो, जो सिलेबस है ना, वो मतलब बिल्कुल वही सेम सिलेबस है। ठीक है ना। तो हम करेंगे इस बुक से ही। ठीक है ना। जो सिलेबस सेम टू सेम है बिल्कुल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको टॉपिक देखना है। ठीक है ना। तो देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है। पैथोलॉजी में जो अगर हम फर्स्ट में देखते हैं कि क्या है, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आने के चांसेस रहते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको पैथोलॉजी की डेफिनेशन तो पढ़नी ही है। ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर है। और देखो, यहाँ से जो इंपॉर्टेंस वाला रहता है, यहाँ सबसे ज़्यादा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, ये आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। तो यहाँ से यही जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है ना। उसके बाद अपना जो सेल इंजरी है, ये भी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। यहाँ से भी ये आ सकता है और ये आता भी है। ठीक है। सेल एडेप्टेशन यहाँ से आता है, जैसे कि एट्रोपी, हाइपरप्लेजिया भी पूछ लिए शॉर्ट नोट्स में, है ना। सबसे मतलब वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से आप ओवरव्यू उसका ले सकते हो डेफिनेशंस का। ठीक है। और इन्फ्लामेशन, देखो इन्फ्लामेशन हो गया, वुंड हीलिंग हो गया, ये आपने ना एमएसएन में भी पढ़ रखा होगा, एमएसएन फर्स्ट में, है ना। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा देखना है इसको, है ना, ये भी पढ़ना है। ठीक है ना। ये भी जो टॉपिक है ये पढ़ना है। ठीक है। वुंड हीलिंग इसको आप इसको भी पढ़ लेना ऊपर से। ठीक है ना। न्यूप्लेजिया, यहाँ से पता है ये वाला जो आता है टॉपिक, वो आता है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस। ठीक है ना। ये देखने को मिलेगा आपको बस। ठीक है। यहाँ से और कोई भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा सिलेबस और बचता है इसी फर्स्ट चैप्टर का।
और देखो इसमें जैसे कि मेटास्टेसिस है, कार्सिनोमा इन सिटू है ना, तो ये तो आपको जो एमएसएन में ऑन्कोलॉजी सिस्टम है ना, उसमें ही पढ़ रखा हुआ है ये, ठीक है ना? कि कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या है, ये ना उसमें भी आ सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एमएसएन में भी आ सकता है, ठीक है? तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। और यहाँ से कोई भी नहीं आता, यहाँ से सिर्फ शॉक आता है, जो मतलब शॉक जो टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको एमएसएन में देखने को मिलेगा, ये टॉपिक आ सकता है एमएसएन में, ठीक है ना? यहाँ से सिर्फ फ्लूइड इम्बैलेंस ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है ना? और कोई भी नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है? अब देखो जो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है यहाँ से जो सेकंड है, पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिसीज कंडीशन ओवर सिलेक्टिव सिस्टम्स, ठीक है? मीन्स ये है कि जो सिस्टम वाइज जो डिसीज रहती हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट अपना जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से जो आता है वो है सीओपीडी, ठीक है ना? जो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये यहाँ से आता है। उसके बाद यहाँ से आता है अपना एम्फाइसेमा, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ से कोई भी नहीं लगता कि जैसे आ सकता है, ठीक है ना? और जो बाकी बचते हैं वो हमारे एमएसएन में आते हैं, ठीक है ना? मतलब देखो एक तरह से ये है कि जो आपको लग रहा है कि जैसे कि ये जो दो हैं ये आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन एक दो है जैसे कि अस्थमा है, पल्मोनरी इन्फेक्शन है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ के चलना, ठीक है? जैसे कि अगर ये आएगा तो आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सिस्टम रहता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो रहता है देखो, यहाँ पे इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ रहता है एक, उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिसीज़, ठीक है ना? ये 2 रहेंगे, इसमें आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना? उसके बाद जो सिस्टम रहता है अपना जीआई सिस्टम, ठीक है? जीआई सिस्टम जो रहेगा, जीआई सिस्टम में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहेगा वो रहेगा पेप्टिक अल्सर, ठीक है ना? पेप्टिक अल्सर, उसके बाद जो रहेगा गैस्ट्राइटिस, उसके बाद यहाँ से जो रहेगा वो टाइफाइड फीवर रहेगा, ठीक है ना? टाइफाइड फीवर रहेगा, उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ से मतलब कोई नहीं लगता कि आएगा, ठीक है ना? उसके बाद आप डेफिनिशंस याद कर सकते हो उसकी थोड़ा बहुत, तो वो कर सकते हो आप ईसोफेगियल और स्क्वेमस सेल का, ठीक है ना? इन 2 को आप ना डेफिनिशंस की पढ़ लेना कि कैसे क्या है इनमें, ठीक है? बाकी तो आप लिख सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है ना? लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस एंड टाइफाइड फीवर है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है अपना वो है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज़ का, ठीक है? अब देखो जो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज़ का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो हेपेटाइटिस वाला है ये आता है, इसमें इसमें से मतलब जिसके टाइप टाइप वगैरह है वो भी पूछ लेता है, ठीक है? उसके बाद जो है सिरोसिस ऑफ लीवर और पैनक्रियाटाइटिस, उसके बाद जो है कार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियाज़, ठीक है ना? इतना करके चलना, ठीक है? अगर तो यहाँ से जो अगर आ सकता है चांसेस और भी रहते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर का आ सकता है, ठीक है ना? बाकी तो एमएसएन में भी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो वहाँ से उधर से भी आपको दिख सकता है कि हमने पढ़ रखा होगा। लगभग आप सभी ने ये सिस्टम पढ़ रखे होंगे, इनके बारे में पता होगा, है ना? मैं ना देखो लास्ट में ना इसके और बताऊँगा चीज़ें कि आप कौन-कौन सी हेडिंग कवर करोगे इसमें, ठीक है ना? पैथोलॉजी में, ओके। अब देखो उसके बाद आता है अपना जो है स्केलेटल सिस्टम। अब देखो जो है अपना स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है? स्केलेटल सिस्टम में जो क्या है देखो इसमें बोन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो यहाँ से जो आने के चांसेस रहेंगे बहुत कम आता है इससे वैसे, लेकिन यहाँ से सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस लेके चलना आप, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे ना मतलब बोन ट्यूमर हो गया, है ना? बोन ट्यूमर है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यहाँ से सिर्फ एक और लेके चलना रूमेटॉइड, ठीक है ना? रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस है यहाँ से वो आने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद जो अपना आता है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से डायबिटीज़ मेलाइटस ही आता है, ठीक है ना? यहाँ से आने के जो चांसेस रहते हैं सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटस के रहते हैं, ठीक है? अब देखो उसके बाद होता क्या है कि हेमेटोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर्स, इसमें ना मतलब कि जो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं तो उसमें पूछेगा इसमें, ठीक है? यहाँ से जो टेस्ट इसमें से पूछता है वो अपना ब्लड टेस्ट आ सकता है, ठीक है ना? उसके बाद जो रहता है हेमेटोक्रिट होगा, पैक्ट हो गया, ठीक है? इथ्रोसाइड वाला है, कोगुलेशन वाला रहता है, ठीक है ना? कोगुलेशन यहाँ से और कोई भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना? और यहाँ से सो बायोकेमिस्ट्री तो दिखता ही नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे जो रहेगा उसके बाद रहेगा ब्लड बैंक, ठीक है ना? इसमें ही जो एक पॉइंट है ब्लड बैंक का, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट दे रखा है ब्लड बैंक, ठीक है ना? ये यहाँ से आता है, ठीक है ना? इसमें ग्रुप ब्लड ग्रुप क्या होता है, मैचिंग कैसे करते हैं, क्रॉस कंपोनेंट्स क्या रहते हैं इसके, प्लाज्माफेरेसिस क्या है ना? इसी में दिखता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, और इसके अंदर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है? उसके बाद कल्चर मीडिया हो गया, है ना? उसके बाद सेरोलॉजिकल टेस्ट हो गया, इसमें से एलाइसा, ठीक है ना? ये वाला करके चलना, एलाइसा। और उसके बाद कौन सा है, ट्यूबरकुलिन, और तो कोई नहीं है, ठीक है ना? और बोन मैरो एग्जामिनेशन, ठीक है ना? यहाँ से रहेगा, ओके। अब देखो ये हमारे होती हैं थर्ड चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है ना? जो फार्म पैथो फर्स्ट का है, ठीक है ना?
देखो हमारे जो पैथो फर्स्ट थी, ठीक है ना? उसमें से हमने जो 3 चैप्टर है उनमें डिस्कस किया, ठीक है ना? उसके बाद आता है अपना ये पैथो सेकंड। पैथो सेकंड में जो अपना है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखो इसमें जो 2 चैप्टर हैं, ठीक है ना? अब इसमें क्या है सिस्टम दे रखे हैं उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस के सिलेक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना? जैसे कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक का है, ठीक है? इसमें क्या है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है, ठीक है ना? उसके बाद इसमें आता है जो रेनल फेलियर है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेनल फेलियर, ठीक है ना? और ये 2 ही रहेंगे, ठीक है ना? उसके बाद अपना आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना? और देखो उसमें जो है क्रिप्टो ऑर्किड्स में है ना, ये देखो एमएसएन में भी मिलेगा आपको सेकंड में, और उसके बाद उसमें भी मिलेगा आपको पैथोलॉजी में, ठीक है ना? तो आप यहाँ से इसको पढ़ के चलें, ये वाला है जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है ना? ये आता है, ठीक है ना? उसके बाद बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, है ना? या फिर हाइपरट्रॉफी वगैरह ये आता है, ठीक है ना? बीपीएच भी पढ़ा पढ़ा होगा आपने उसमें भी क्या बोलते हैं एमएसएन में, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, इनको टॉपिक को कवर करके चलना, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है? उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है, ठीक है? उसके बाद देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या रहता है कि सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है ना? ये मतलब इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ से। उसके बाद जो रहता है कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, ये वाला रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि ओवेरियन कैंसर। सिर्फ इतने 3 पॉइंट रहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है? और उसके बाद जो जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि इनफ नहीं है, तो आप इसके बाद है ना क्या बोलते हैं उसको कार्सिनोमा का पढ़ सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे कि सिस्ट हो गया है ना, ओवेरियन सिस्ट है, इसके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेना, है ना? उसके बाद आता है अपना जो है ब्रेस्ट, ठीक है ना? ब्रेस्ट के बारे में, ठीक है? ब्रेस्ट में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर पढ़ के चलना। जब सेल्फ एग्जामिनेशन वगैरह, मेमोग्राम वगैरह करते हैं ना, मेमोग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आता है सीएनएस। अगर हम बात करेंगे सीएनएस वाले सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, स्ट्रोक, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, है ना? और देखो यहाँ पे क्या है कि मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उसके बाद इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ से आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना? अब इसका जो लास्ट चैप्टर बचता है वो है अपना अ, अब देखो ये लास्ट चैप्टर है वो है अपना क्लिनिकल पैथोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है ना? जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो पहला सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, ठीक है ना? जो मतलब एग्जामिनेशन करना है वो दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे CSF वाला है, ठीक है ना? और स्पुटम वगैरह है, तो देखो यहाँ से जो रहेगा CSF वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे जो CSF वाला है, ठीक है ना? और उसके बाद इसमें आता है स्पुटम, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिट्यूएंट, पेरिटोनियल फ्लूइड्स, पेरिकार्डियल्स, बूंद डिस्चार्ज एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सीमन, यूरिन एनालिसिस, स्टूल एनालिसिस, ठीक है? अब देखो उसमें है क्या कि जैसे कि पेरिटोनियल है, पेरिकार्डियल यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद रहेगा आपको सीमन का एनालिसिस करेंगे, यूरिन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? इतने टॉपिक्स रहते हैं अपने पैथो फर्स्ट एंड पैथो सेकंड में, ठीक है? आप है ना इनको देखो साथ के साथ बुक में टिक कर लेना किसी के, है ना? या फिर अपने मतलब सिलेबस में टिक कर लेना। मैं पहले बोलना भूल गया था ये चीज़, ठीक है ना? मैंने सोचा टाइम कम लगे और जल्दी से जल्दी आपको बताऊँ, ठीक है ना? ये चीज़ रहे। तो देखो अब मैं इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ, ठीक है? तो देखो अब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि जो हेडिंग्स हैं हम कौन-कौन सी कवर करनी चाहिए, है ना? कौन-कौन सी नहीं। पहले तो मतलब ये है कि कौन-कौन सी जो मतलब सिस्टमिक तरीका क्या होता है पैथोलॉजी को जो हम जो लिखते हैं उसके कि डिसीज़ कंडीशन मतलब जो भी है, ठीक है? उसके बारे में। तो देखो फ़र्स्ट ऑफ ऑल रहता है कि डेफिनिशंस लिखना, ठीक है ना? डेफिनिशन लिखना, उसके बाद टाइप लिखना उसके, है ना? टाइप्स कैसे क्या है ना? उसके बाद एटियोलॉजी, टियोलॉजी, ठीक है ना? उसके बाद जो रहता है अपना वो है पैथोजेनेसिस हो गया, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आता है अपना पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या रहेंगे। उसके बाद रहता है अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है? उसके बाद जो डायग्नोस कर रहे हैं ना, तो डायग्नोसिस वो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है? डायग्नोस्टिक मेथड, इवैल्यूएशन बात एक ही है, ठीक है ना? मेथड या इवैल्यूएशन, ओके? उसके बाद जो अपना लास्ट आता है या कॉम्प्लिकेशन या फिर रिस्क फैक्टर, ठीक है?
कॉम्प्लिकेशन या बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर, ठीक है, रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बात आती है कि हम कोई यहाँ पे पॉइंट छोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो आप लिख सकते हो, है ना, इजीली, है ना। अगर आपको बाई चांस आपको चीज़ें नहीं पता हैं कि मुझे हेडिंग पता नहीं है कि मतलब कैसे क्या लिखना था मुझे, तो आप यहाँ पे देखो जो जो छोड़ सकते हो वो बता रहा हूँ, वो भी जो कंडीशन है जब आप आपको याद नहीं आ रही चीज़ें तब बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे टाइप्स हैं वो छोड़ सकते हो, ठीक है, इटियोलॉजी लिखते हैं ना, पैथोजेनेसिस जो है अपनी लिख के चलना, ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी छोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जो अपना रहती है सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, डायग्नोस्टिक मेथड्स हो गया, फिर इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, या फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहे हैं, ये भी आप मतलब छोड़ सकते हो, लेकिन इसको छोड़ने के चांसेस बहुत कम है, इसको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो छोड़ना है, जो टाइप आप छोड़ सकते हो, उसके बाद पैथोलॉजिकल चेंजेस भी छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तब बता रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे आप लिखना है सारा, बाई चांस लग रहा है कि आपको ये मुझे पता है लेकिन इसकी ये चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उस टाइम आपको अगर आप छोड़ दोगे लेकिन आपके उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।